तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो हम लोग देखो डे टू वाले आज के लेक्चर में हैं, और इसमें डे टू में हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंप्लीट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का। हमने आप देखोगे तो कम से कम 50 दिन का ये चैलेंज लिया है कि 50 दिन में हमें कम से कम ये पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा ख़त्म करना होगा। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमने इससे पहले डे वन में क्या पढ़ा था वो हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख के आना पहले, फिर आपको ये अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी। तो हम लोग इसमें अर्ली मिडिवल पीरियड जो हमारा पहला चैप्टर था, है ना, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के दौरान अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड जो हमारा रहता है 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम लोग भली भांति पढ़ रहे थे। अब इसमें देखो अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के दौरान यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये एक अलग टॉपिक है। इस टाइम पीरियड को आप देखोगे, मतलब मध्यकाल का इतिहास शुरू करने से पहले ये थोड़ा हमें प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा समझना होता है। तो इसमें देखिए हमने पहले लेक्चर में इंडियन फ्यूडलिज्म पर बात करी थी, भारतीय सामंतवाद, है ना। क्या ये इसमें क्या फीचर्स थे इसके, क्या इसकी विशेषताएं थीं, और इस युग को डार्क युग क्यों कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा, वो सब हम लोगों ने देखा था। बट नई रिसर्च के द्वारा जो बातें हमें निकल कर के आई थी सामने, उसमें ये था कि भाई फ्यूडलिज्म, इसको कुछ फैक्टर्स फ्यूडलिज्म के नज़र आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। ठीक है, आज आगे चलते हैं। आज हम लोग इस पूरी अर्ली मिडिवल पीरियड के दौरान जो हमारा सोशल कंडीशन रहा है, सामाजिक स्थिति रही है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपको पूरा अर्ली मिडिवल पीरियड के दौरान में समाज की क्या स्थिति थी, है ना, किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी, किस प्रकार से कास्ट सिस्टम, किस प्रकार से एजुकेशनल सेंटर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब हम लोग को पता चल जाएगा। किस प्रकार से देखो वुमेन की कंडीशन इस टाइम पीरियड के दौरान क्या है, तो ये सब आज हम लोग को पता चल जाएगा ठीक ठाक से। एक ही वीडियो सब खेल ख़त्म कर देंगे आज इसका। ठीक है, सोशल कंडीशन, है ना। तो चलते हैं थोड़ा सा अपने थोड़ा नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ में, तो जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। ठीक है, तो हम नोट्स बनाने की तरफ ध्यान देते हैं। तो मैं आपको अपनी नोट्स मेकिंग वाली शीट पर ले जाता हूँ। विजिबल है आपको? ठीक है। अब देखो हमें इसमें पढ़ना क्या है। कंप्लीट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री हमारा ये चल रहा था, ये हमारा पूरा 50 डेज़ का चैलेंज हमने लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें पूरा हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। और इसमें आप देखोगे तो जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसमें पहला चैप्टर वो है हमारा अर्ली मिडिवल पीरियड, जो कि है हमारा 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, जिसको डार्क एज भी कहा जा रहा है इतिहासकारों के द्वारा, अंधकारमय युग भी कहा जा रहा है। वो हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखना हम लोग इसमें इस चैप्टर में अब हम लोग सीधे चलते हैं किस पे, सोशल कंडीशन। भाई समाज की क्या स्थिति थी इस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, अब देखो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो हम जानते हैं 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें हमें पता था कि भाई किंग जो होता है वो वीक है, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि विखंडित राजतंत्र, छोटे छोटे, है ना, राज्यों में विभक्त होता हुआ स्टेट्स हमें कई उनका इमरजेंस होते हुए हमें दिखता है ना। और इसमें जो सिस्टम चलता था, क्योंकि राजा के पास यहाँ पे कॉइन्स की कमी थी, है ना, कॉइन्स की कमी थी। क्यों कमी थी? क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं हो रहा था। ट्रेड एंड कॉमर्स वाली जो चीज़ें हैं, व्यापार और वाणिज्य नहीं चल रहा था, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान में लॉन्ग रूट्स
लॉन्ग रूट्स जो ट्रेड्स होते हैं, लंबी यात्रा वाली जो व्यापार होते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन था, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो राजा है उसके पास कॉइन्स की कमी है ना, तो वो क्या करेगा, वो अपने जो है लैंड ग्रांट्स देना शुरू करेगा। अब लैंड ग्रांट्स यानी कि भूमि दान, यहाँ से राजा जो है वो दो प्रकार से, क्योंकि इसको रेवेन्यू कमाना था, थोड़ा रेवेन्यू कमाना था, रेवेन्यू कमाने के लिए इसके पास जो ज़मीनें हैं, है ना, भारत में इंडिया में देखो भूमि की तो कोई कमी नहीं थी, हालांकि कॉइन्स की कमी हो जाती है लेकिन भूमि की बिल्कुल कमी नहीं है। और इस टाइम पीरियड के दौरान में आप देखोगे तो लैंड ग्रांट्स बेस्ड आधारित, लैंड ग्रांट बेस्ड आधारित हमें व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम हमें देखने को ही मिलता है, ठीक है। अभी राजा देखो दो प्रकार से अपनी ज़मीनों को दान देता था, एक तो सेकुलर तरीके से देता था, है ना, और एक रिलीजियन बेसिस पर, रिलीजियन बेसिस पर, ठीक है। अब रिलीजन बेसिस पर जो ज़मीनें मिलती थी वो किसको मिलेगी भाई, देखिए ब्राह्मण जो होते थे ना, ब्राह्मण पुरोहित, है ना, ये सब जो होते थे, इनको लैंड ग्रांट्स मिलती थी। और इनको राजा किस रूप में लैंड ग्रांट्स देता, तो आपको याद रखना है, इनको अग्रहार के रूप में, अग्रहार, है ना, अग्रहार के रूप में इनको जो है लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। अग्रहार का मतलब आप उपहार के रूप में, जैसे राजा अगर कहे कि मैं आपको उपहार के रूप में भूमि को दान में देना चाहता हूँ। अब जो पुरोहितों की, जो ब्राह्मणों की जो भूमि होती थी, उसको हम लोग, है ना, इस टाइम पीरियड में ब्रह्मदेह कहते थे। क्या, ब्रह्मदेह, ब्रह्मदेह आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी इस प्रकार के शब्द आपको एग्जाम में मिलते हैं, अग्रहार या ब्रह्मदेह, तो आप समझ जाना इसका संबंध किससे है, ठीक है। ब्राह्मणों को दी जाने वाली ज़मीन को यहाँ ब्रह्मदेह कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्लोज्ड इकोनॉमी किस प्रकार से यहाँ डेवलप हो रही थी। अब जैसे किंग है ना, ये राजा है, अब इसने एक जो भूमि है वो, अपनी जो भूमि है वो यहाँ पे दे दी, ठीक है। फिर एक दूसरा है, कोई मिलिट्री ऑफिशियल्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर है, उसको भी, यानी कि उसको अपनी लैंड ग्रांट्स दे दी, यानी कि भूमि दान में दे दी। मान लेते हैं यहाँ पे ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई ब्राह्मण है ना, पुरोहित है, और दूसरा मान लेते हैं ये पुरोहित की जगह ये कोई मिलिट्री ऑफिशियल भी हो सकता है, सैनिक भी हो सकता है ना। सैनिक तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय कहना ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग अभी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हम इंडियन हिस्ट्री के शब्दों को ही यूज़ करें तो बेहतर है, ठीक है। अब देखो जैसे एक हमारी ये क्लोज्ड इकोनॉमी इसको कह रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान में हो क्या रहा है कि राजा ने जो लॉन्ग रूट्स ट्रेड हैं, लंबी दूरी की यात्रा, जैसे विदेशों से जो व्यापार और वाणिज्य होता था, वो सब अपने रिलेशंस को कट कर दिया, और यहाँ पे भी ये लोग भी अपना क्या करेंगे, अलग अलग डेवलपमेंट यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब हम लोग इस पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। किस पॉइंट को पढ़ने हैं, मतलब ये जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमिकल सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, क्लोज्ड इकोनॉमिकल सिस्टम जो डेवलप हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे। अब जैसे ए है, अब देखिए ये अपने आप को पावरफुल कब करेगा भाई, ये भी जो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, ठीक है ना, कोई क्षत्रिय है मान लेते हैं, तो अपने आप को स्ट्रांग कैसे करेगा, क्योंकि वो अब क्या करेगा, दूर दराज के लोगों को, है ना, भी अपनी ये जो ज़मीन है उसको भी दान करेगा, है ना, इसको भी लैंड ग्रांट्स देना शुरू करेगा, भूमि दान देना शुरू करेगा, है ना, जो लोग हैं। अब यहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे, यहाँ पे हमें कई राज्यों का डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि एक राज्य अपना ये है ना, दूसरा राज्य ये है, ठीक है। अब आपको पता है कि कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए जैसे कोई अगर स्टेट है ना, कोई विलेज है, यानी कि मान लेते हैं ये एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज नंबर 1 है, ये विलेज नंबर 2 है। अब इसमें बहुत सारे जो लोग हैं और भी, क्योंकि ये तो ब्राह्मण है ना, ये मान लेते हैं ये ब्राह्मण है, या ये क्षत्रिय भी हो सकता है, ठीक है ना। अब और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो और लोग हैं, और भी यहाँ पे कास्ट सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए वैश्य, कुछ लोग वैश्य होंगे, है ना, वैश्य, और कुछ लोग यहाँ पे शूद्र हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो जो समाज है, इसमें आपको पता होना चाहिए, हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, है ना, कास्ट सिस्टम हमारा
हमें देखने को मिला, वर्ण आधारित व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये है। अब क्योंकि अच्छा वैश्यों का काम यहाँ पे क्या होता था, है ना, क्योंकि आपको पता है ब्राह्मण को तो समझ में आता है कि ये जो है पुरोहित का काम करते हैं और राजा के कोर्ट्स में भी बैठते थे, है ना, दरबार में भी वगैरह बैठते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था इनका। क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह करते थे, राजा की हेल्प करते थे, है ना, ये सब होते थे। अब यदि हम देखें तो वैश्यों का काम क्या होता है, क्योंकि वैश्यों का काम होता था यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स का। जो ट्रेड एंड कॉमर्स वाली जो कम्युनिटी थी ना, जो हमारी ट्रेड व्यापार से संबंधित चीज़ों को देखती थी, है ना, तो वो वैश्य लोग होते थे। और आपको पता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान में मतलब 750 से लेकर अगर हम 1200 के टाइम पीरियड में देखें, अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड में, तो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स तो यहाँ पे डिक्लाइन में जा चुका है, ठीक है। अब वैश्य भी क्या करेंगे, ये भी जो है एग्रीकल्चर की तरफ लौटते हुए हमें दिखाई देंगे, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की तरफ इनका भी जो है माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो जो ये लोग हैं, शूद्र लोग हैं, तो ये भी आप देखोगे कहीं ना कहीं इनके द्वारा दी गई ज़मीन या राजा की जो ज़मीन है इस पर काम करने के लिए एज अ किसान के रूप में ये हमें देखने को मिलेंगे, है ना। और राजा के जो भूमि है, सॉरी राजा नहीं कहेंगे, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, अभी वो राजा नहीं है, धीरे धीरे ये पावरफुल होगा, है ना। जो ब्राह्मण है, पुरोहित है, क्षत्रिय है, ये धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल करेगा, इसकी जो इकोनॉमिकल सिस्टम अपने आप अपनी डेवलप करेगा अपने राज्य की। और राजा जैसा सा कमज़ोर होगा वो राजा के अधीनस्थ, अभी तो ये इसके अधीनस्थ होगा, है ना, राजा के अधीनस्थ होगा, बट राजा जब कमज़ोर हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये राजा से अपना रिलेशन को काट देगा और खुद अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेगा, है ना। क्या कर लेगा, स्वतंत्र राज्य जो है स्थापित कर लेगा और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा और एक अलग जो है राज्य का डेवलपमेंट हमें होता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार से ये भी आप देखो दूसरा राज्य यहाँ पे तैयार होगा, है ना। इस प्रकार से ये अब इनमें आपस में क्लैश होगा, है ना। तो इस पूरी व्यवस्था को ये जो हम दिखाई दे रही है हमें, तो ये हमें डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि ट्रेड एंड कॉमर्स तो डिक्लाइन में है, तो वैश्य ये सब जो लोग हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स छोड़ के एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। और आप देखोगे कि इसमें जब ये भूमि, क्योंकि भारत में स्थिति क्या है कि जो हमारी लैंड होती है ना वो काफ़ी फर्टाइल है इंडिया में, है ना, फर्टाइल उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको पता है एग्रेरियन जो एक्सपेंशन है वो हमें इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि कृषि का विकास यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड के दौरान हमें देखने को मिलता है ना। अब इसी के साथ साथ जैसे जैसे ये जो एक ब्राह्मण है, पुरोहित है, ये क्या करेगा, ये अपने एरिया में, एक मिनट थोड़ा सा पेज मेरा भर चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है, ओके। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 1 मिनट का। अब देखो, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, क्योंकि हम लोग ने देख लिया कि समाज में किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त ये छोटा छोटा समाज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट आगे जाके यहाँ पे देखो
ये तो 6 BC वाला जो टाइम पीरियड है, 6 BC से पहले उत्तर वैदिक, जब हम लोग काल को पढ़ते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, तो भी हमें ये जटिल जो वर्ण व्यवस्था है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे होगा ये है कि यहाँ इस टाइम पीरियड में हमें चेंजेस ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो वैश्य और शूद्र है वो अपना काम, जो उनका प्रोफेशन था असली, वो काम ना करके वो एग्रेरियन है ना एक्सपेंशन करने में लग गए हैं, यानी कि कृषि का विकास यहाँ पे करने में लग गए हैं। अब देखिए हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक जाति जो है ना, यानी कि एक जाति मान लीजिए कोई भी हो, को एक कास्ट यहाँ दूसरी कास्ट के लिए काम करती हुई नजर आती है इस टाइम पीरियड के दौरान। और इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं यजमानी व्यवस्था, है ना, यानी कि जजमानी व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आगे। लैग क्यों हो रहा है ये? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट में, यहाँ पे एक जाति दूसरी जाति के लिए काम करते हुए हमें दिखाई देगी, जिसको हम लोग अपने आप लिख लेना है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यजमानी व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था। तो यजमानी व्यवस्था ये क्या है? तो एक प्रकार से ये जो हमारी आर्थिक प्रणाली होती है, आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिकल सिस्टम जो होता है, उसका ही एक रूप है। यह आर्थिक प्रणाली का ही हिस्सा है कि इस टाइम पीरियड में हमें यजमानी व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे एक वर्ग ऐसा भी था, क्योंकि आप देखोगे जो मैंने आपको बताया है ना, एक वर्ग यहाँ पे ऐसा भी था जो विलेज के दूर दराज के एरिया में जो रहता था। ठीक है, और इन लोगों को कहा जाता था शूद्र। ये लोग शूद्र हैं और इनको थोड़ा चंडाल का टाइटल दिया जाता था, है ना, इनको ये चंडाल कहा जाता था। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में इनकी स्थिति थोड़ी सी हम कहेंगे डिक्लाइन में जा चुकी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ें सारी कवर कर ली हैं। जो हमारा कास्ट सिस्टम था वो हम लोग ने देख लिया है, इसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी हम लोग ने समझ लिए हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अब जो ये अपनी जो क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम है, जो इसका जो क्लोज्ड सिस्टम डेवलप किया है, अब ऐसा नहीं है कि ये देखो, ये थोड़ा सा वेनोवेलेंट भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि वेनोवेलेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये थोड़ा कल्याणकारी काम भी करता है, कल्याणकारी काम भी करेगा समाज के लिए, है ना, क्योंकि इसको होना है पावरफुल, इसको होना है पावरफुल राजा। ये खुद अपने आप को किंग बनना चाहेगा, है ना, अपने आप को राजा की जगह पे पेश करना चाहेगा। और ये काम कैसे होगा? देखो, अपना एरिया में ये डेवलपमेंट करेगा, है ना, अपने एरिया में क्या करेगा? डेवलपमेंट। जैसे ये प्रजा के लिए, और इसको और भी इसको एग्रीकल्चर अपना बढ़ाना होगा, कृषि को और बढ़ाना होगा, तो क्या कर सकता है वो? लोगों के लिए क्या करेगा वो? इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कराएगा अपने एरिया में, अपने विलेजेस में, है ना, इरिगेशन सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप कराएगा, है ना। और जो भी है लोगों को परेशानी ना हो, है ना, आपस में ये शॉर्ट रूट्स जो ट्रेड है ना, छोटी दूरी के जो व्यापार हैं उसको बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा? सड़कों का निर्माण कराएगा, है ना, सड़कों का निर्माण कराएगा। इस प्रकार से आप देखो वो अपने एरिया में अब एक्सपेंशन कर रहा है ना, अपने एरिया में थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है थोड़ा, है ना। आप देखो कल्याणकारी, ये परोपकारी जैसे चीज़ों को अपनाएगा। इसके बाद यदि हम देखें तो कई सारी इसी एरिया में वो क्या करेगा? बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। और कई अपने एरिया में इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट कराएगा। और इसी टाइम पीरियड में देखोगे आप 750 से लेकर 1200 ईस्वी के टाइम पीरियड में ही हमें देखने को मिलता है कि
आप देखो इंस्टीट्यूशन में काशी है ना विश्वविद्यालय का हमें डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। नालंदा का भी डेवलपमेंट हमें इसी टाइम पीरियड में होते हुए दिखाई देगा, है ना। और इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा रेनोवेट, जो पहले से बनी हुई इंस्टीट्यूशन है उसको रेनोवेट करेगा, है ना, और भी उसको विकसित करेगा ताकि, है ना, इसके एरिया में और भी लोग जो है अरब व्यापारी जो भी हैं वो आएँ, ठीक है, विज़िट करें यहाँ पे। और देखो ये अपना नालंदा पूर्व में बहुत ज़्यादा फेमस था इसी दौरान। और आप देखोगे तो बल्लभ यूनिवर्सिटी जो है ना वो अपना, बल्लभ यूनिवर्सिटी का नाम याद रख सकते हो, नालंदा का नाम आप याद रख सकते हो। ये पश्चिम में जो है थोड़ा डेवलपमेंट इसका हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ हम देखें इस एरिया में, है ना, इसके जो एक गांव है इसी में हम देखेंगे इस प्रकार से थोड़ा एजुकेशनल सेंटर उभर करके आ रहे हैं। एजुकेशनल सेंटर काफ़ी इसी पीरियड में हमें देखने को मिलता है ना, जिसमें आप देखोगे वैदिक वेदों की जो है शिक्षा के साथ साथ आप देखोगे यहाँ संस्कृत, है ना, संस्कृत का भी डेवलपमेंट हमें होता हुआ दिखेगा, है ना। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है वेदों की पढ़ाई हो रही है, संस्कृत लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा है, संस्कृत की पढ़ाई हो रही है। इसके साथ साथ यहीं पे देखो साइंस की भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में इस टाइम पीरियड में, है ना। और आप देखोगे साइंस भी हमें देखने को मिलता है, और एस्ट्रोनॉमी है ना, एस्ट्रोनॉमी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र का भी हमें अध्ययन लोग यहाँ पे करते हुए नज़र आते हैं। अब देखिए यही है, और मैथमेटिक्स का भी हमें यहाँ पे अध्ययन करते लोग नज़र आएंगे। अब यही देखिए इतना हमारा इसका जो सेंटर है ना, छोटे छोटे जो सेंटर्स है वो हमारे एजुकेशनल सेंटर के रूप में डेवलप होते हुए हमें इस टाइम पीरियड के दौरान में दिखते हैं, है ना। और आप देखोगे यही वाला जो ज्ञान है भारत का इसी टाइम पीरियड में, देखो अरब व्यापारी जब आए थे, है ना, जब अरबों का आक्रमण होता है तो ये सब ज्ञान जो है आप देखो अपने अरब में ले जाते हैं ना, ये है ना मैथमेटिक्स का ज्ञान जो है आप देखोगे मध्य एशिया वाले कंट्री में ले जाते हैं। और मध्य एशिया से ही आप देखोगे अरब से ही यही ज्ञान अब कहाँ तक ये प्रसारित हो जाता है, वो यूरोप के लोग अब यहाँ से ले जाते हैं, और यूरोप के लोग इसी ज्ञान का यूज़ करके, है ना, अरब ज्ञान का यूज़ करके वो लोग अपने 1200-1300 ईस्वी के आसपास यूरोप में पुनर्जागरण जो होता है वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे भारत की ही देन है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें उभर कर के आ रही हैं। अब इसके साथ साथ में देखो इससे हो क्या रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो विलेज है, जो इसका जो एरिया है ना, वो इससे आप देखो इसका डेवलपमेंट ही हो रहा है ना, डेवलपमेंट हो रहा है जिससे जो किंग है वो अपने आप को पावरफुल दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का नहीं लेंगे, अभी और कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इसके साथ साथ देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, हमें यहाँ पे टेम्पल टाउन्स का भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। टेम्पल्स यानी कि मंदिरों का डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में आपको देखोगे तो साउथ में विरूपाक्ष मंदिर है ना, विरूपाक्ष मंदिर बड़ा ही फेमस है, इसको आपको याद रखना है ना। तो ये इस मंदिर का डेवलपमेंट हमें होता हुआ नज़र आएगा। तो ये सब क्या है, इसके आसपास तो पूरा मार्केट डेवलपमेंट होता है ना, मार्केट डेवलपमेंट होता है, और मंदिरों पर ही आप देखोगे पूरी इकनॉमी आधारित होती थी, है ना, इस टाइम पीरियड के दौरान में। और हम देखेंगे इतने विशाल विशाल मंदिर जो है हमें 750 से लेकर 1200 ईस्वी के आसपास ही हमें देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब देखो इन सब पॉइंट्स को देख के आपको नहीं लग रहा कि क्या ये फ्यूडलिज्म वाकई में था, है ना। तो फ्यूडलिज्म सामंतवाद था, बट यहाँ पे देखो कल्चरल रूप में आर्ट एंड कल्चरल जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हम लोग को याद रखने होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डी काम में आता है। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग, ठीक है, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो देखिए हमने इतनी सारी चीज़ों को समझ लिया है अभी तक। इसमें लास्ट चीज़ जो हमारी रह गई है, आखिर इस टाइम पीरियड के दौरान वुमेन की क्या कंडीशन थी, क्या महिलाओं की इस टाइम पीरियड के दौरान में क्या स्थिति थी, वो भी हमें समझना होगा, ठीक है। और इसके लिए तो फिर मैं अपनी जो शीट्स है वो उसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि पेज तो भर गया है। लास्ट में हम लोग डालेंगे वुमेन कंडीशन, ठीक है। महिलाओं की क्या स्थिति थी, हिंदी में लिख सकते हो महिलाओं की क्या स्थिति थी, ठीक है। अब देखो, हमने देख लिया कि किस प्रकार से अब तक हमने क्या देखा, किस प्रकार से आप देखोगे कि जो क्लोज्ड इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है ना, और किस प्रकार से जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, किस प्रकार से वो मोस्ट पावरफुल होकर राजा की जगह ले रहा है, और जो सेंट्रलाइजेशन के कारण, केंद्रीकरण व्यवस्था के कारण जो राजा स्ट्रांग था, है ना, वो अब वीक हो चुका है बिल्कुल, है ना। और इसके बाद छोटे छोटे राज्यों का डेवलपमेंट हमें होता हुआ नज़र आता है ना। और इन राज्यों में किस प्रकार से सिस्टम पूरा चल रहा था वो हमें देखने को मिलता है, ओके। और अब हम इसके लास्ट फेज़ में चलेंगे, जिसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार महिलाओं की आखिर क्या स्थिति थी, ठीक है। तो चलते हैं, अपने थोड़ा नोट करते हैं चीज़ों को। अब देखो, वुमेन की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ अगर महिलाओं की स्थिति को देखें ना, तो अगर हम बात करें, देखो सोशली अगर हम बात करें, सामाजिक रूप में यदि हम देखें, तो महिलाओं की स्थिति हमें थोड़ा सा डिक्लाइन में देखने को मिलती है। किस में हमें देखने को मिलती है? डिक्लाइन में हमें नज़र आती है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो समाज के अंदर, और ठीक है, पहले ये इसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समाज के अंदर जो सोसाइटी है, समाज के अंदर महिलाओं के साथ थोड़ा सा आप देखोगे तो सती प्रथा का भी प्रचलन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा यहाँ पे जारी थी इस टाइम पीरियड के दौरान में। अब जैसे सती प्रथा में आपको बताऊँ क्या होता है कि देखिए, अगर किसी का जो हस्बैंड है वो उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो है ना, जो स्त्री है ना, जो वाइफ है, उसको भी उसकी चिता के साथ जलाया जाता था या जलना पड़ता था। इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो सती प्रथा का यहाँ पे प्रचलन हमें देखने को मिलता है। अब देखो, महिलाओं की स्थिति यहाँ पे ये थी, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें यह था कि जो अंतर जातीय विवाह हमारा होता था, है ना, यानी कि जाति के अंदर, जाति के एक जाति के अंदर ही यहाँ पे विवाह करने का प्रचलन था, यानी कि विद इन द कास्ट मैरिज को यहाँ पे अलाउ किया गया था, और इंटर कास्ट मैरिज को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता था, है ना। इस टाइम पीरियड में इंटर कास्ट मैरिज, यानी कि एक जाति, एक कास्ट है, किसी दूसरी बाहर वाली जाति के साथ, है ना, यहाँ पे मैरिज सिस्टम हमें इसके साथ देखने को नहीं मिलता है ना। इंट्रा कास्ट मैरिज सिस्टम हमें देखने को मिलता है, बट इंटर कास्ट मैरिज सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हिंदी में आप समझ जाएंगे, जाति के अंदर ही आपको विवाह करना होता है ना, और विद इन द कास्ट आपको मैरिज करना होता है, बट आपको इंटर कास्ट, यानी कि एक जाति से दूसरे जाति में आपको विवाह हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इसमें आप देखोगे तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई जो स्त्रियों की जो दशा थी वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन में जाती हुई नज़र आती है। अब यदि हम बात करें, देखो कुछ सोर्सेस में हम देख सकते हैं कि भाई सोशली तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी डिक्लाइन में है, बट अगर हम पॉलिटिकली यहाँ पे देखने को कोशिश करें, पॉलिटिकली, है ना, पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से, और रिलीजियसली, है ना, रिलीजन के आधार पर, यानी कि धार्मिक आधार पर यदि चीज़ों को देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे स्त्रियों की दशा थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कुछ साक्ष्यों में हमें डिक्लाइन में नहीं, इनकी स्थिति ठीक ठाक थी, यह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे पॉलिटिकली यदि राजनीतिक रूप से, तो हमें ऐसे भी चीज़ों को साक्ष्य मिलते हैं हमें
इस प्रकार से नज़र आते हैं कि देखिए जो स्त्रियां थी वो एज अ रूलर के रूप में भी अपना जो है भूमिका निभा रही थी। जैसे आपको पता होगा, देखो काकटिया वंश की एक हमें जो रूलर हैं उनको याद रखना है, रुद्रमा देवी करके एक रूलर थी। ये काफ़ी प्रोमिनेंट हमें नज़र आती है, देखने को मिलता है ना। तो इस प्रकार से महिलाएं भी रूलर के रूप में हमें इस पीरियड में देखने को मिलती हैं, एज अ रूलर, शासिका के रूप में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और दूसरी बात देखें तो अब देखो रिलीजन के बेसिस पर यदि हम देखें, धार्मिक आधार पर, तो जो स्त्रियां थी, है ना, जो स्त्रियां थी उनको देखो वेदों को पढ़ने का भी यहाँ पे था। वेदों को पढ़ने का, वेदों के बारे में आप नॉलेज ले सकती है, पढ़ने का इनको अधिकार यहाँ पे दिया गया था, जिसको आप लोग कहते हैं, हम लोग इसको इतिहास की भाषा में ब्रह्मवादिनी, है ना, ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता है। वे स्त्रियां जिसको वेदों का ज्ञान था, है ना। तो ये इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ये कई स्रोत बताते हैं। देखो ये पॉइंट वो वाले हैं जब आपको कभी लिखना हो कि नहीं फ्यूडलिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है, फ्यूडलिज्म के संबंध में ये निगेटिव पॉइंट है ना। और आपको अगर पॉजिटिव पॉइंट में डालना है कि हाँ वाकई में समाज में स्त्रियों के आधार पर देखें, स्त्रियों की दशा के आधार पर देखें, तो यहाँ सामंतवाद हमें देखने को मिलता है ना। सामंतवाद का मतलब ही होता है कि भाई डार्क एज, है ना, अंधकारमय युग, है ना। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी जब स्थिति आपको दिखाई दे रही है तो ये डार्क एज है ना, अंधकारमय युग है। बट यदि हम इस पे ध्यान देते हैं तो ये डार्क एज नहीं था। बट आपको मैं ये बता दूं कि जो सोसाइटी में जो यहाँ पे उच्च वर्ग से संबंधित महिलाएं थी, खासकर हाई कास्ट से संबंधित जो महिलाएं थे, उनको ये थोड़ा सा उनकी स्थिति यदि हम देखें, उनकी कंडीशन, है ना, उनकी कंडीशन हम देखें तो वो थोड़ी सी हमें बेहतर नज़र आती है, ठीक है। और यदि हम यही निम्न वर्ग की तरफ देखें, यानी कि निम्न कास्ट से संबंधित जो महिलाएं थी, उनकी स्थिति हमें डिक्लाइन में नज़र आती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, इसमें देखो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट है, माफ़ कीजिएगा, यानी कि सामंतवाद था, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जाति प्रथा, है ना, जाति प्रथा के साथ साथ आप देखोगे ये तो था ही था, साथ में बहुविवाह का भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है ना। फिर आप देखोगे नियोग विवाह। अब नियोग विवाह क्या होता है भाई, विद इन द फैमिली अगर मैरिज हमें देखने को मिलता है, विद इन फैमिली जो मैरिज होती है ना, फैमिली के अंदर ही जो शादी करने की जो परंपरा थी, नियोग विवाह उसको बोलते थे, ठीक है। तो ये भी हमें, इसका भी साक्ष्य हमें कोई देखने को मिलता है। बट मैंने आपको बताया जो बहु विवाह का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा हमें जटिल देखने को मिलता है, बट उच्च वर्ग में ये सब थोड़ा सा हमें दिखाई देगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इनकी कंडीशन उच्च वर्ग में, है ना, वर्ग के हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग हमें देखने को मिलती है। बट आपका जो रियल जो रहना चाहिए, जो झुकाव है, वो हम, अगर आपको कहना है या किसी को जस्टिफाई करना है कि वाकई में हाँ डार्क एज था, तो आप इन पॉइंट्स को बता सकते हो, है ना, इन पॉइंट्स को बता सकते हो जो हमने अभी डिस्कस किया है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई डार्क एज नहीं था, कुछ ऐसा जस्टिफाई करना है ना, तो आप इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप हम लोग ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। डे 2 में हमने, आई होप आपको पूरा जो सोशल कंडीशन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, 750 से 1200 ईस्वी तक के दौरान में किस प्रकार से समाज की स्थिति थी, किस प्रकार से समाज डिसेंट्रलाइज्ड था, है ना, और जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम किस प्रकार से यहाँ डेवलप हो रहा था, यह हमें देखने को मिलता है ना। और ऐसा नहीं है कि फ्यूडलिज्म था, बट यहाँ पे फ्यूडलिज्म नहीं भी था। इन पॉइंटों पे, दोनों पे हमने जस्टिफाई अगर करने को मेंस में आता है, तो हमें इतना तो है कि हम 150-250 शब्दों में अपनी चीज़ों को लिख के ले जाएंगे, ठीक है, इस कंटेंट से। और कई हमने जो प्रीलिम्स फैक्ट भी हैं वो भी हम लोग ने देखे थे, है ना। और इसमें ध्यान रखना कि खासकर अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के दौरान में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा जो लंबे चौड़े कथन आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें एक बात और भी जो मुझे बतानी थी वो ये थी, जब हम पॉलिटिकली देखते हैं, ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, इस टाइम पीरियड में क्या होता था,
जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी जो महिलाएं, वो कभी कभी आप देखोगे वो उनको राजा या देखो जो किंग है, जो पावरफुल, जिसके पास अधिक भूमि, जिसके पास सबसे ज़्यादा है, वो अपने कोर्ट में उनको रख लेता था एज अ दासी। और दासी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो उनको थोड़ा सा उनको भी अधिकार मिल जाते थे इस प्रकार से, है ना। तो ठीक है, दास प्रथा तो यहाँ पे विद्यमान थी, बट आप देखोगे तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर आपको, तो हमारा आज पूरा डे 2 कंप्लीट होता है, डे 2 का पार्ट 1C आज हमारा कंप्लीट होता है ना। इसके आगे अब हम जो नेक्स्ट फेज़ इसका चलेंगे, नेक्स्ट फेज़ में चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग ओरिजिन ऑफ राजपूत किंगडम्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आई होप हमारे इन 3 लेक्चर में, पिछले 3 लेक्चर में हमने पूरा अर्ली मिडिवल पीरियड के दौरान जो हमारा सोशल कंडीशन है वो हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ पूरी तरीके से देखें तो सामाजिक स्थिति को भी हमने डिस्कस किया है। अब इसके पॉलिटिकल पार्ट में थोड़ा सा चलेंगे। 1000 से 1200 ईस्वी तक के टाइम पीरियड में जो ओरिजिन ऑफ राजपूत डायनेस्टी, राजपूत किंगडम का डेवलपमेंट होते हुए हमें नज़र आएगा, उस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और फिर हम लोग तुर्किश इन्वेजन पे चले जाएंगे। तुर्किश इन्वेजन जैसे कि जब महमूद गजनी का इन्वेजन होता है और उसके बाद मोहम्मद गौरी का इन्वेजन होता है ना। और मोहम्मद गौरी किस प्रकार से आप देखोगे चौहान के साथ, जो पृथ्वीराज चौहान है उसके साथ जो है युद्ध होता है तराइन का, वो हम सब पढ़ेंगे। और इसके बाद किस प्रकार से गौरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव रखता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इस पूरे सीरीज़ में हमें बने रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, डे 3 में चलेंगे, यानी कि तीसरे दिन में चलेंगे, ठीक है। लगभग सब पढ़ा ही दिया है।